क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाजत देता है कि हम किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य को अपने राज्य में जोड़ सकते हैं, या किसी भी अन्य देश के स्थान को अपने देश के अंदर जोड़ सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली पुलिस 2025 का ये सिलेबस चल रहा है और इस सिलेबस में हम लोग कर रहे हैं एक बैच के माध्यम से, संघर्ष बैच के माध्यम से। इस बार जो हम कर रहे हैं वो पॉलिटी कर रहे हैं। ये जो लेक्चर होगा वो पॉलिटी का लेक्चर होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे भैया संविधान का भाग वन। संविधान का भाग वन ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने संविधान के भाग वन के बारे में जाना था कि संविधान कैसे, भाग वन क्या है, क्यों काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स है, वो सारी बातें हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर जाना था। जैसा कि मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराऊं कि पहला जो आर्टिकल है भाग वन में हम बात करते हैं। भाग वन में कुल आर्टिकल की संख्या जो है 1 से 4 होती है। हमारा जो संविधान कहता है, संविधान ये कहता है कि भाग वन में जो आर्टिकलों की संख्या होगी वो 1 से लेकर 4 तक होगी। पहला आर्टिकल कहता है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका पॉइंट 1 कहता है कि राज्य भारत के अंदर 28 होंगे। इसका पॉइंट 2 कहता है कि इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसका पॉइंट 3 कहता है कि ये सब एक साथ मिलकर रहेंगे। ओके, इस पे शासन कौन करेगा? इस पे शासन करेगा संघ। तो ये पॉइंट 1 कहता है और आर्टिकल 1 ये कहता है। आर्टिकल 2 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना। क्या कहेंगे? नए राज्यों की स्थापना। प्रश्न ये बनता है भैया कि आर्टिकल 3 भी तो कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 1 में क्या अंतर है? तो सुनो, आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि भारत संघ से नए राज्यों की स्थापना, और आर्टिकल 2 कहता है भारी क्षेत्र से नए राज्यों की स्थापना। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों की स्थापना कौन से क्षेत्र से? भारी क्षेत्र से। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारी क्षेत्र मतलब जैसे कि मैं बताऊं आपसे कि मैंने पाकिस्तान से कोई एरिया को हमने छीना हुआ है। मान लो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ और पाकिस्तान के साथ हमने घमासान उसके लात घूंसे बरसाए पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद पाकिस्तान का कुछ एरिया हमने कब्जा कर लिया। अब उस एरिया को हम भारत में जोड़ना चाहे और उसको एक नया राज्य बनाना चाहे तो वो कहलाएगा भारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ राज्य, या बोलेंगे अर्जित क्षेत्र। किसी अन्य देश से हमने उसको अर्जित किया हो। बात करूं मैं आर्टिकल 3 के बारे में, तो आर्टिकल 3 कहता है कि भैया, आर्टिकल 3 में उन बातों की बात आती है कि भैया राज्यों की स्थापना या राज्यों के नाम में परिवर्तन। तो ये क्या है भैया? तो आर्टिकल 3 भी कुछ इसी प्रकार से, पर इसमें कुछ चीजें अलग है। पहली बात, इसके अंदर जो राज्यों की स्थापना होगी वो भारत के ही अंदर से होगी। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि आपने देखा होगा 2014 के समय एक राज्य की स्थापना हुई, तेलंगाना। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना अलग से, तेलंगाना। इसी प्रकार से आप देखेंगे भैया उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। इसी प्रकार से बहुत सारे राज्य अलग होकर बने। तो ये राज्य कहां से बने? ये भारत संघ से ही बने। तो इसी प्रकार से हम आगे जानेंगे भैया। आर्टिकल 3 हो गया। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 में बनाए गए कानून क्या बोलेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट में मान्य नहीं होंगे। तो आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून सुप्रीम कोर्ट में मान्य नहीं होंगे, ये आर्टिकल 4 कहता है। तो मैंने आपको चारों आर्टिकल्स रिवाइज करवा दिए। अब बात आती है भैया इसको कैसे लागू किया जा सकता है। तो लागू करने के लिए सबसे पहले आपको लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में इसको पास होना होगा बिल को। उसके बाद राष्ट्रपति के आखिरी अंतिम सिग्नेचर जो होंगे, आखिरी मोहर जो होगी वो राष्ट्रपति की लगेगी। ये थी पिछली वीडियो की बातें, थोड़ा सा रिवाइज करना आवश्यकता थी इसके बारे में, तो मैंने रिवाइज करवा दिया। आज जो बात करेंगे हम लोग वो जानेंगे भैया इससे संबंधित कुछ केस। जैसे कि मैं बात करूं भैया, आर्टिकल 3 के ऊपर केस आया। आर्टिकल 3 के ऊपर केस आया कि भैया आर्टिकल 3 को अगर हम भारी क्षेत्र से अंदरूनी क्षेत्र के किसी राज्य को स्थापित करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्यों, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट मान्यता देता है या सुप्रीम कोर्ट इसको मान्यता नहीं देता है। तो उसके ऊपर ये केस स्टडी है, उसको बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठो और जो मैं बताने वाला हूं उनको लिखते जाना। तो चलिए दोस्त, कॉपी और पेन लेके बैठना। मैं ये हर बार कहता हूं, तो कॉपी और पेन लेके बैठना। और आर्टिकल 360 मैं बात करूं भैया, आर्टिकल 4 हम लोग भाग बन के आर्टिकल 4 के बारे में बात कर रहे हैं, राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसके बारे में है ना। तो भाग बन है ये, भाग बन में किसके बारे में बात करेंगे? राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ओके, तो भैया भाग बन के आर्टिकल 4 में क्या कहता है?
आर्टिकल 4 कहता है कि भैया 2 और 3 में बनाए गए कानून मान्य नहीं होंगे, संशोधन जिनमें संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर संशोधन किया जाता तो उनको संशोधन नहीं माना जाएगा। अब ये बात करूं मैं आपसे, एक चीज प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कि ये संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से ली है और हमारे कौन से संविधान आर्टिकल में रखा गया है। आर्टिकल में जो संविधान में जो आर्टिकल रखा गया तो वो कौन सा आर्टिकल है, बीच आर्टिकल है वो, बताओ जनाब। हाँ, चलो आ जाओ सामने देखो भाई, लिखेंगे आप सबसे पहले यहां पर दिल्ली पुलिस। बेहतरीन सी एक क्लास होने वाली है तो ध्यान से देखना। आप कहेंगे 2025 2025 बैच आपका कौन सा चल रहा है मेरे भाई? बैच आपका है संघर्ष बैच। कौन सा बैच है? संघर्ष बैच। अच्छा जी, संघर्ष बैच ही दर्शाएगा कि आपने कितने संघर्ष किया इस वर्दी के लिए। पॉलिटी ये आपका सब्जेक्ट है, इसको तो अच्छे प्रकार से बाकी में सभी लोग, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि भैया मुझे पॉलिटी के बारे में पता नहीं है, तो भाई उसके लिए तो फिर आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पॉलिटी के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जब हमने इस क्लास की शुरुआत करी थी, जब हमने इसका सिलेबस को समझा था, तो मैंने पॉलिटी के बारे में बताया था भैया आर्टिकल पॉलिटी है क्या, क्यों हम पढ़ते हैं पॉलिटी को, क्या आवश्यकता है पॉलिटी हमें पढ़ने के लिए, क्या मार्क्स आते हैं हमारे, इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर में, तो सारी चीज मैंने आपको बताई थी। जिसको जानना है तो पहली वीडियो देख लो जाके, एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो, उसमें समझ लेना। जो नए बच्चे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चले भैया, टॉपिक जो आपका होगा बच्चे, वो आपका टॉपिक होने वाला है आज का। गुड़िया सामने देखो, टॉपिक जो आपका होगा वो होगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या बोलेंगे? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ओके, मैं आपसे बात करूं, ये पार्ट 2 होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी कि भैया ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 2 है इसका। जैसा मैंने आपको बताया कुछ समय पहले कि मैं वो चीज रिवाइज करूं या ना करूं, तो कुछ चीज रिवाइज कर लेते, बाकी चीज आप तो खुद देख लेना। ये भाग वन के अंदर आती है। भाग वन में मैं बात करूं भैया आर्टिकल कितने हैं आपके, तो आर्टिकल रखेंगे 1 से 4। अब 1 से 4 आर्टिकल की बात तो हम लोग कर चुके थे, अब इससे आगे की बात करते हैं भैया। कुछ विवादित चीजें भी हैं, कुछ केस भी हैं, कुछ केस स्टडी, उन केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो भैया आर्टिकल 3 के बारे में एक केस स्टडी आती है आपके सामने। आर्टिकल 3 बच्चे सामने देखो, आर्टिकल 3 में एक प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन क्या किया गया? आर्टिकल 3 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन था, देखना सुना। क्वेश्चन पूछा गया, क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को, प्रश्न पूछा गया, क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को अन्य देश को सौंप सकती है? क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को अन्य देश को सौंप सकती है? क्या संसद के पास ये परमिशन है? जैसे मान लो आपके एक घर है, मान लो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बड़े में समझोगे तो बहुत बड़ी चीज लगेगी, छोटा समझो। आपके पास एक रोटी है, मान के चलो आपके पास एक रोटी है, ये रोटी है, जैसा हमारा पृथ्वी है वैसे ये रोटी है। आपका ये भारत है, यहां पे मान लो ये आपका भारत है, ये एक चौथाई इसका हिस्सा है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड है, ये इसका एक चौथाई हिस्सा है, ये आपका भारत है। क्या आप अपने भारत का कुछ हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हो, किसी दूसरे देश को दे सकते हो? ये संसद ने क्वेश्चन किया। किससे क्वेश्चन किया? ये क्वेश्चन किया भैया किससे? सुप्रीम कोर्ट से। कि सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर दे। तो सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, आप सब जानते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अगर प्रथम नागरिक की बात करूं तो हमारे राष्ट्रपति महोदय हो जाते हैं। ओके, क्या बोला? क्या, प्रश्न लिखना जरा, प्रश्न जरूरी है, प्रश्न ये जरूरी है, क्या संसद, क्या पार्लियामेंट, संसद किसी भारतीय भारतीय भूभाग को अन्य देश को दे सकती है? अन्य देश को सौंप सकती है क्या? सौंप सकती है। अब इस पे देखना, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो आंसर है वो सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या रिप्लाई था, क्या इसका आंसर था सुप्रीम कोर्ट का? देखो, प्रश्न पूछा गया, किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया क्या आर्टिकल 3 के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि संघ के अंदर से राज्यों की स्थापना होगी। ओके, भारतीय संघ से राज्यों की स्थापना होगी। अब प्रश्न एक बन गया दिमाग में,
व्यक्ति के कि भैया क्या ऐसा भी संभव है कि हम अपना कुछ हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। तो यहां पर प्रश्न बन के निकल के आया सामने, क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को अन्य देश को सौंप सकती है? तो इसमें मामले में केस सुनना जरा, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, तो सुनना जरा। तो सबसे पहली बात आती है भैया, इस पर प्रश्न बोला गया क्या एक केस हुआ, केस कौन सा हुआ, बेरूवादी वर्सेस भारत संघ केस हुआ भैया। केस कौन सा हुआ, बेरूवादी। ये प्रश्न पता क्यों उठ के आया सामने, इसके कारण उठ के आया, बेरूवादी वर्सेस, बेरूवादी बनाम भारत संघ वर्सेस भारत संघ, भारत संघ। ये कब केस किया गया, कब केस फाइल किया गया, 1960 में, 1960 में, 1960 में। अब सुनना, इस प्रश्न का जो है आंसर क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आंसर किसने दिया, एससी ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आंसर क्या किया, क्या जजमेंट दिया इस पे, तो सुनना। जजमेंट में क्या कहा, संसद साधारण बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से इसमें बदलाव नहीं कर सकती है, साधारण बहुमत से इसको नहीं सौंप सकती है। अगर संसद चाहे कि मैं ऐसा करूं तो वो नहीं कर सकती है, साधारण बहुमत से नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या कहा, संसद साधारण बहुमत, नॉर्मल इलेक्शन से, साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती है। अब फोकस करने वाली बात भाई इस पे है, इस पे नहीं पे ध्यान रखना। क्या कहा संसद ने, संसद ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती है। कैसे, साधारण बहुमत से। मतलब इसका प्रश्न क्या बनता है कि भैया कर तो सकती है, कर तो सकती है, पर उसके लिए कुछ ज्यादा बहुमत चाहिए होगा, उसके लिए कुछ प्रक्रिया अलग होगी। नॉर्मल अगर बहुमत से चाहे तो नहीं कर सकते। मान लो कुछ 15-10 व्यक्ति मिल गए, उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं ये जो इलाका है वो हम लोग चीन को दे देते हैं, या नेपाल को दे देते हैं, या पाकिस्तान को दे देते हैं। तो क्या संसद ऐसा कर सकती है? बोले भैया कर तो सकती है, पर साधारण बहुमत से नहीं कर सकती है, उसके लिए बड़ी प्रक्रिया होगी, इसके लिए बड़ा प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, तब वो इस चीज को कर सकती है। तो सुनना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका और आंसर दिया, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, इसके लिए संविधान संशोधन। और आप सब जानते हैं संविधान संशोधन इतनी आसानी से संभव नहीं होता, संशोधन करना होगा। अब सुनो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि ऐसा कभी हुआ है, बोले हाँ जी भैया ऐसा हुआ है 1960 में, 1960 में ही ऐसा हुआ था जब ये केस आया सामने। तो 1960 में हमारे एक जो हिस्सा था जिसके नाम हम लोग बात करें, बेरूवादी जो एरिया हमने पाकिस्तान को दिया। कब दिया? 1960 में। बेरूवादी जो एक हिस्सा है, वो एक भूभाग है, वो हमने किसको दिया? पाकिस्तान को दिया। तो समझ लग रहा है? यहां पे देखना सामने क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे 1960 में, 1960 में बेरूवादी ये एक इलाके का नाम है। क्या भाई? ये एक इलाके का नाम है, बेरूवादी क्षेत्र किसको दिया? पाकिस्तान को दिया। किसको? पाकिस्तान को दिया। ओके, पाकिस्तान को दिया। जब ये पाकिस्तान को दिया गया भैया, तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया? कौन सा संविधान संशोधन? आप देख रहे हो हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ, और उसके बीच में ही कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। सोचो, इतनी कठिन प्रक्रिया होने के बावजूद भी संसद संशोधन हुए हैं, सॉरी संसद नहीं, संविधान संशोधन हुए हैं क्या बोलेंगे? इतने कठिन प्रक्रिया होने के माध्यम जरूर वो कठिन प्रक्रिया होने के बावजूद भी ये चीज हुई है। तो हाँ, मान सकते हैं भैया कि ऐसा संभव है, पर उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया है। तो बोलेंगे 1960 में बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो आप बोलेंगे भैया संविधान संशोधन जो था वो 9वां संविधान संशोधन था, 9वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। इंग्लिश वाले लिख लेंगे 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960, लिख लो 9th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में, ओके, 1960 में, ओके, के द्वारा, या बोले के द्वारा में, ओके, के द्वारा, ओके, ये बोलेंगे आप। भैया इस समय जो है इस पे हस्ताक्षर किसने किए? जब ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दिया गया तो उस समय हमारे जो है राष्ट्रपति महोदय कौन थे? क्योंकि आप सब जानते हैं आखिरी मोहर किसकी लगेगी? राष्ट्रपति की लगेगी। प्रक्रिया क्या होती है? पहले ये केस आएगा, पहले ये संशोधन होने के लिए पहले ये बिल आएगा, बिल जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों से पास होगा, बहुमत से पास होगा, एक अच्छे खासे बहुमत से पास होगा। जब ये दोनों से पास हो जाता है फिर ये बिल बनेगा, फिर पास हो जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, कानून बनेगा, फिर ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति महोदय इस पर ठप्पा लगाएंगे, अपनी मोहर लगाएंगे, फिर ये कहेंगे कि भाई साहब अब काम कंप्लीट हुआ, अब ये जो क्षेत्र आप पाकिस्तान को सौंप सकते हो, किसी भी देश को दे सकते हो। तो आखिरी मोहर किसकी लगेगी मेरे भाई? आप कहेंगे भैया आखिरी मोहर जो लगेगी वो राष्ट्रपति महोदय की लगेगी। क्लियर? बोलेंगे यस भैया क्लियर। यहां तक सबको दिख रहा है भैया? एक बार मैं रुकना जरा, मैं देख लूं कि क्लियरली दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आप क्या कह रहा था कि भैया राष्ट्रपति इस समय कौन थे? हस्ताक्षर किसके हुए थे भैया? हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भैया इस समय तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिंदा थे, तो उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक प्रश्न और बनना होगा, तो बढ़ रहा होगा आपके दिमाग में कि भैया ऐसा फिर कभी भी हुआ है? तो बोलेंगे हाँ जी भैया ऐसा एक बार और हुआ है, जब हमने अपने 111 क्षेत्र, कितने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। कितने? 111 क्षेत्र। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? आप बोलेंगे भैया 100वां संविधान संशोधन था, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये। ओके, इस समय भी हमने अपने 111 क्षेत्र, 111 क्षेत्र की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और ये कब दिया? आप बोलेंगे आज से 10 साल पहले। आज से 10 साल पहले मतलब 2015 में। आज से 10 साल पहले मींस 2015 में हमने 111 क्षेत्र जो है किसको दिए? आप कहेंगे बांग्लादेश को दिए। बदले में बांग्लादेश ने हमें कितने क्षेत्र दिए? तो आप कहेंगे बदले में बांग्लादेश ने हमें सिर्फ और सिर्फ 51 क्षेत्र दिए। आप बोलेंगे हाफ, आधे से भी कम। ओके, इतने क्षेत्र हमें किसने दिए? बांग्लादेश ने दिए, और हमने उनको डबल दिए। तो चलेंगे हाँ भैया, बोलेंगे हाँ। चले इसको मिटा दे, फिर मैं ये वाली भी चीज लिख देता जो मैंने अभी आपसे बोला, और फिर आगे की शुरुआत करते हैं हम लोग। फीवर है, मुझे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगर भाई कुछ बोलने में थोड़ी गलती हो जाए या कुछ समझाना पाऊँ अच्छे से तो उसके लिए सॉरी, बट अभी थोड़ा तबीयत मेरी डाउन है, इस कारण से मैं आपको कोशिश तो पूरी करूंगा कि आपको इस तबीयत, मेरे तबीयत का आपके ऊपर कोई असर न पड़े, आपकी पढ़ाई में इसका कोई असर न पड़े। और फिर तो आप समझती हो कि भैया तबीयत में थोड़ा दिक्कत आती है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस मेरी तबीयत से कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी वजह से आपको कोई दिक्कतें ना हो। ओके, चले चले आगे बढ़े। मैंने आपसे कहा भैया 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कितना? 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। सुनना, इसी के माध्यम से आर्टिकल 3 की बात करी जा रही थी, तो उस समय 100वां कॉन्स्टिट्यूशन 100वां 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। ये 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कब होता भैया? 2015 में। आप बोलेंगे 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2015 में हुआ। इसमें क्या किया गया? इसमें सुनना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपको जानने की आवश्यकता तो होगी कि भैया क्या हुआ था इसके अंदर। तो सुनना, भारत के 111 क्षेत्र, कितने? 111 वन, ट्रिपल वन क्षेत्र, कितने? ट्रिपल वन क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। हमने क्या किया? हमने जो है 111 क्षेत्र जो है किसको दे दिए? बांग्लादेश को दे दिए, अपने पड़ोसी को दे दिए। भैया रख ले, तू गरीब है, रख ले। भारत के 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश को दिए। अच्छा जी, अब जब ये क्षेत्र दे रहे थे जब 2015 में, तो भैया इस तरह में हस्ताक्षर किसके हुए थे? हस्ताक्षर कौन थे भैया? राष्ट्रपति महोदय। किसने इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो बोलेंगे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी जो थे राष्ट्रपति थे, और उन्होंने ही इस समय इस पर हस्ताक्षर किए थे। बोलेंगे हाँ। बोलेंगे यस भैया। बोलेंगे हाँ। आखिरी हस्ताक्षर किसके हुए थे? प्रणब मुखर्जी के हुए थे। प्रणब, क्या बोलेंगे? प्रणब मुखर्जी। क्या मैं सही लिख रहा हूं? आई एम राइट या रॉन्ग?
यू मे से आई एम राइट या रॉन्ग के द्वारा ये क्षेत्र दिए गए, आखिरी मोहर इसकी इनकी लगी। और बदले में क्या किया भैया, बदले में जो है बांग्लादेश ने हमें कितने क्षेत्र दिए, हमने बांग्लादेश को भैया 111 क्षेत्र दिए, बहुत बड़ी संख्या होती है ये तो। क्या बांग्लादेश ने हमारे साथ कुछ किया, बोलेंगे भैया बांग्लादेश ने कुछ हमें दिया, बोलेंगे हाँ बांग्लादेश ने भी हमें दिया 51 क्षेत्र दिए, और हमने कितने दिए 111, बहुत बड़ी संख्या ये तो। बोले हाँ जी भैया संख्या तो बहुत बड़ी है। बदले में बोलेंगे, बदले में बांग्लादेश ने ले में बांग्लादेश ने हमें कितने, हमें कितने दिए भैया 51 क्षेत्र दिए, 51 एरिया दिए, 51 क्षेत्र दिए। हमें दिया या भारत को दिए, बोलो हम ही भारत है और भारत ही हम है, तो जाहिर सी बात है हमें दे या भारत को दे, बात तो एक ही है, क्योंकि हम ही भारत है और भारत ही हम ही है, भारत के लोग ही भारतीय हैं और भारतीय ही भारत है। ओके समझ गए, लगिए भैया। तो इसमें कोई दोहराया तो नहीं है भैया हम कौन है, बोले हम है हम, और हम कौन है हमारा भारत, समझ गए। इससे कोई डाउट तो नहीं होगा किसी बच्चे को भैया हम, समझ जाए, क्योंकि कंफ्यूजन मत होना भैया, हम कौन है, हम भारत है। ओके चलिए बात करते हैं भैया, ये सब चीजें हो जाने के बाद, ये इन सब चीजों की बात हो चुकी है, सब कुछ हो गया भैया। अब आती है भैया राज्य पुनर्गठन आयोग। ये क्या है भैया, आखिरकार राज्य पुनर्गठन आयोग है क्या, कौन सी ये तोफ है, क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सुनो, राज्य पुनर्गठन आयोग वो आयोग है जिसे इसलिए बनाया गया था कि ये पता करे कि भैया अगर हम जो राज्य पुनर्गठन कर रहे हैं वो किसके माध्यम से किया जाए, क्या ये भाषा के आधार पर किया जाए, या ये जाति के आधार पर किया जाए, या ये धर्म के आधार पर किया जाए, कैसे इसको बनाया जाए, किसी भी राज्य को स्थापित किया जाए या किसी भी एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग किया जाए तो किस प्रकार से किया जाएगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, राज्य को पुनः गठित किया जाए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात शुरू करें, बोले यस भैया बात शुरू करते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं, फिर यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की बात शुरू करते हैं। बहुत अच्छी सी बातें होने वाली है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, तो जुड़े रहना वीडियो के साथ और अंत तक देखना, अंत बड़ा सुगंधित होगा, अच्छा होगा, खुशबू तो नहीं आएगी आपको तो बोलेंगे भैया मजेदार होगा, समझ में आएगा, बस इतना कह सकता हूं मैं आपसे कि समझने वाली चीजें होंगी। तो लिखना जरा, इसके ही अंदर का एक टॉपिक होता है, सब टॉपिक बोलते हैं उसको, राज्य पुनर्गठन आयोग। यहां पे लिखो आप राज्य पुनः, क्या बोलेंगे, राज्य पुनः, ऐसे बोलो यार, राज्य का पुनर्गठन, राज्य का पुनर्, या ऐसे नहीं, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग, हाँ राज्य पुनर्गठन आयोग से है, राज्य पुनः गठन, राज्य पुनर्गठन, पुनर्गठन। ओके तो राज्य का पुनर्गठन होगा भैया, हाँ राज्य को दोबारा स्थापित किया जाएगा। तो अब राज्य पुनर्गठन आयोग की शुरुआत होगी, तो उससे पहले भैया कुछ आयोग भी बनाए जाएंगे। भैया इसको कैसे किया जाए, तो इनके लिए एक आयोग बनाया गया, ये तो गठन की प्रक्रिया है, तो इसके लिए आयोग भी तो बनाया जाएगा कि ये कौन काम करेगा, ये काम कौन करेगा, ये तो एक नाम दिया गया, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग होगा, तो रिपोर्ट कौन पेश करेगा भैया इसके बारे में कि भैया ऐसी भी चीज होनी चाहिए। तो रिपोर्ट पेश करने के लिए आयोग बनाया गया, धर आयोग, धर कमेटी। कौन सी कमेटी, धर कमेटी। तो सुनना, धर आयोग, धर आयोग, इंग्लिश वाले बोलेंगे धर, क्या बोलेंगे, धर कमीशन, कमीशन, धर कमीशन बनाया गया भैया। इसकी क्या डेट थी, तब कब बनाया गया था धर कमीशन, बोलेंगे 17 जनवरी 1948। धर कमीशन कब बनाया गया, 17 जनवरी 1948 को। याद रहेगा भैया, ये तारीख जो है याद रखना। धर कमीशन कब स्थापित किया गया, बोलेंगे भैया धर कमीशन जो है 17 जनवरी 1948 को धर कमीशन की स्थापना हुई, धर आयोग की स्थापित किया गया। अगर मैं बात करूं आपसे, पेपर में आपका धर कमीशन ना पूछकर इसके उपनाम से पूछ सकता है। उपनाम क्या है इसका, प्रथम भाषाई आयोग। क्या उपनाम जो है इसका, प्रथम भाषाई आयोग। पूछ लेगा आपसे कि बताओ प्रथम भाषाई आयोग की स्थापना कब करी गई, तो आप बोलेंगे प्रथम भाषाई आयोग की स्थापना 17 जनवरी 1948 को 1948 में करी गई। क्या बोलेंगे, उपनाम, उपनाम।
उपनाम मेरे बोलेंगे भैया प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग। भाषाई आयोग बोलो या प्रांतीय और जोड़ दो तो ये प्रांतीय आयोग हो जाता है। प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग। क्लियर मेरे भाई? बोलेंगे हाँ जी भैया प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग। बात आती है भैया इसके अध्यक्ष। तो अध्यक्ष से आप एक चीज समझ लो, धर ही इसके अध्यक्ष थे। तो धर कमीशन के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो बोलेंगे भैया अध्यक्ष जो थे वो थे न्यायमूर्ति एस के धर। पूरा नाम क्या था? न्यायमूर्ति एस के धर, अध्यक्ष। क्या बोलेंगे? अध्यक्ष। न्यायमूर्ति एस के धर, एस के धर। एस के धर जो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अच्छा जी, यहां तक क्लियर बोले भैया? हाँ। एस के धर ने जो है अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? इस पर सारी जानकारी प्राप्त करी, जानकारी एकत्रित करी कि भैया ऐसे ऐसे जो चीजें होंगी, ऐसे ऐसे एक आयोग बनाया जाएगा, ये आयोग बना, ऐसे ऐसे जो होगा राज्यों का पुनर्गठन होगा। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? तो रिपोर्ट पेश करने का जो समय था वो तारीख देखना जरा। रिपोर्ट जो इन्होंने पेश करी भैया वो थी तारीख 16 नहीं, दिसंबर 1948। सुनो, शुरुआत कब हुई? 17 जनवरी 1948 को। दिसंबर 1948 को इन्होंने रिपोर्ट पेश की। लगभग पूरा एक वर्ष लग गया, पूरा एक वर्ष का समय लगा इस रिपोर्ट को बनाने में। तो जब एक वर्ष का समय किसी रिपोर्ट को दिया जाएगा तो रिपोर्ट तो थोड़ी अच्छी बनेगी ही, जाहिर सी बात है। किसी चीज को अगर आप समय दोगे तो वो चीज उभर कर दिखेगी सामने, उस चीज का, उसमें जो काम किया गया उसके ऊपर जो मेहनत करेगी वो तो निखर के आएगी। जैसे ही आप कहते हो कि आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तो अगर आप लगातार मेहनत करोगे और एक अच्छे डेडिकेशन के साथ किसी को लक्ष्य को अगर मेहनत से करोगे तो वो आपको जरूर प्राप्त होगा और जरूर वो मिलेगा। तो मेहनत तो जरूरी है जिंदगी में, जानते हो ना कि हर व्यक्ति ने मेहनत करी है। जो भी जिसने भी इतिहास रचा है वो मेहनत करके ही इतिहास रच सका। ओके, जो रातों में जगह उसने ही इतिहास रचा है। समझे भैया? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ गए हम। अच्छा, ये सिफारिश करेगी, इस पे रिपोर्ट पेश करेगी, इस पे सिफारिश, इसकी सिफारिश पर फिर क्या हुआ? इसने सिफारिश करी, उसकी सिफारिश पर फिर क्या हुआ? सुनने जरा। सिफारिश, ओके, धर आयोग की सिफारिश। और फिर क्या बात हुई ये लिख लो जरा। इसकी स्वर लेना चाहो इसकी स्वर ले लो भाई। इसका इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, बहुत सारी चीजें हो गई। आप जानते हैं इसकी सिफारिश पर क्या बना, क्या गठित हुआ इसकी सिफारिश पर? तो भैया इसने सिफारिश करी राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। रिपोर्ट जब इन्होंने दी अपनी, तो रिपोर्ट में सिफारिश दी, क्या दी? कि राज्यों का जो है गठन कैसा होना चाहिए? भाषा के आधार पर होना चाहिए, भाषाई आधार पर होना चाहिए। मतलब आप जानते हैं कि अभी आप राज्यों को, कुछ ऐसे राज्य देखेंगे जो भाषाई आधार पर स्थापित है। आप जाएंगे गुजरात में तो वहां पे गुजराती बोली जाती है भाषा के आधार पर। आप जाएंगे राजस्थान में, राजस्थानी बोली जाती है भाषा के आधार पर। आप जाएंगे यूपी में, खड़ी बोली बोली जाती है यूपी में। आप जाएंगे वेस्ट वाले एरिया में, या आप जाओ साउथ वाले एरिया में, तो साउथ वाले एरिया में आप कौन सी भाषा देखेंगे? मलयालम, कन्नड़, केरली, ये सब भाषा देखते ना आप। तो इस साउथ वाले एरिया में, आंध्र प्रदेश में आंध्रा का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसी प्रकार से भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना होना शुरू हुई। हरियाणा में हरियाणी भाषा बोली जाती है। दिल्ली में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो बात करते हैं भैया, तो क्या क्या रिपोर्ट पेश करी? पहला, राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन कैसे होना चाहिए? भाषा के आधार पर होना चाहिए। भाषा के आधार पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलेंगे नहीं होना चाहिए। पहले इसने रिपोर्ट पेश करके नहीं होना चाहिए, बाद की जब आप रिपोर्ट देखोगे तो उसमें बोलेगा हाँ होना चाहिए। भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। सॉरी, मैं इस चीज को बोल रहा था कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, मैं उस वाली चीज को मेरे दिमाग में चली थी इससे पहले जो रिपोर्ट पेश करी गई। इसके बाद जो रिपोर्ट पेश करी गई उसमें बोला गया हाँ भाषा के आधार पर होना चाहिए। बताऊंगा भाषा के आधार पर कौन कौन स्टेट स्थापित हुए। पर इस बार रिपोर्ट में भैया मना किया गया। धर आयोग ने क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पॉइंट पर जरा ध्यान देना कि नहीं की बात करी जा रही है। तो कैसा होना चाहिए?
राज्यों का पुनर्गठन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए कि भैया उस राज्य की भौगोलिक स्थिति कैसी है। ओके, तो क्या कहा, राज्यों का पुनर्गठन कैसा होना चाहिए, भौगोलिक, भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए। आधार पर एवं, क्षेत्र के आधार पर एवं वित्तीय, क्या बोलेंगे, एवं बोलेंगे भैया, वित्तीय नहीं बोलेंगे, वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए एवं, एवं वित्तीय स्थिति के अनुसार। ओके, क्या कहा कि भैया राज्यों का पुनर्गठन कैसे होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होनी चाहिए। भैया वो राज्य कैसा, वित्तीय उसकी स्थिति कैसी है, कैसा समृद्ध राज्य है या पूरा डूबा हुआ राज्य है, बड़ा राज्य है छोटा राज्य है, पैसे वाला राज्य या गरीब राज्य है, तो उसके आधार पर इसकी स्थिति होनी चाहिए। भैया वो राज्य कैसा है, वहां पे वर्षा ज्यादा होती है कम होती है, वहां बर्फ पड़ती है नहीं पड़ती है, वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है नहीं पड़ती है, वहां बारिश ज्यादा होती है नहीं होती है, तो उसके आधार पर इन्होंने ये रिपोर्ट पेश करी, इसके आधार पर होना चाहिए, इसके आधार पर होना चाहिए। ये तो थी भैया धर आयोग की, धर आयोग ने तीनों बातों को खारिज इसमें किया गया। धर आयोग की जो बातें हैं इसमें ये रखेंगे, पहली बात रखेगी भैया, भैया राज्यों का जो है गठन किस आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो होना किस आधार पर चाहिए, बोला भौगोलिक स्थिति पर और वित्तीय स्थिति पर। यह बात किसने कही, धर आयोग ने करी। इसके अध्यक्ष कौन है, एस के धर है। स्थापना कब हुई, 17 जनवरी 1948 को। रिपोर्ट कब पेश करी, दिसंबर 1948। क्लियर बोलेंगे, हाँ जी भैया क्लियर। राज्य पुनर्गठन आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, अब भैया रिपोर्ट पेश होती है, एक और दूसरी रिपोर्ट, एक समिति बनाई जाती है इस रिपोर्ट को चेक करने के लिए। भैया रिपोर्ट को चेक करने के लिए, हाँ जी भैया, एक रिपोर्ट आई उसको भी चेक करने के लिए समिति बनाएगी। क्या ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो भैया भारत के अंदर पता क्या है चीज, ये है कि भैया एक रिपोर्ट आती है तो उसको, एक रिपोर्ट को चेक करने के लिए दो समिति और बनाई जाती है कि भैया इसको भी चेक करो, क्योंकि इसको क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। अगर जब तक आप क्रॉस चेक नहीं करोगे तो उसमें गलतियों की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर इसको क्रॉस चेक नहीं किया जाता, इसको अगर क्रॉस चेक नहीं किया जाता तो हो सकता राज्यों का जो गठन इसके आधार पर होता, भौगोलिक स्थिति के आधार पर होता, पर वह किसके आधार पर, भाषाई आधार पर हुआ। मैं बात करूंगा अभी रामुल्लु स्वरूपट्टी के नाम से अपने व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। वो कौन है जिसने भाषा के आधार पर राज्य की स्थापना की मांग करी और इसी के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, और फिर इन्हीं के लिए एक राज्य की, पहले राज्य की स्थापना करेगी जो राज्य था आंध्र प्रदेश, प्रथम राज्य भाषा के आधार पर स्थापित। सुनना जरा, हाँ जी आ जाओ सामने देखो। एक और फिर देखो, पहली रिपोर्ट हमने जान ली, पहली समिति हमने जान ली, अब दूसरी समिति बनी जिसको कहते हैं जेपीपी। ये जेपीपी जो समिति है ना, इसमें 3 व्यक्तियों का नाम है, ये 3 व्यक्ति का नाम जुड़कर एक समिति का नाम बना जेपीपी। अब समझना जेपीपी समिति कैसी है, जेपीपी समिति क्या थी भैया, जेपीपी समिति। कब इसकी स्थापना करेगी भैया, दिसंबर 1948 को, जब उसकी रिपोर्ट पेश करेगी उसी समय, दिसंबर 1948। अच्छा जी, आप समझना जेपीबी का अर्थ क्या है, तो सुनना, आप बोलेंगे पी से पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया। पी से आपका शुरू होता है पट्टाभी, पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद आपसे पी से बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बोलेंगे भैया सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पी से आपसे जे से होंगे जवाहरलाल नेहरू हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जे से होंगे। बी से कौन होगा, बी से बी फॉर बोलेंगे, बी फॉर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, बी फॉर हो जाएंगे आपके वल्लभ भाई, वल्लभ भाई पटेल। पटेल जी को जानते हैं ना, किस लिए जानते हैं बताना जरा, बड़ा भाई पटेल को किसने किस लिए जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है,
लौह पुरुष की बात नहीं कर रहा मैं, ये जवाहरलाल नेहरू तो इसका नाम है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, क्या बात करेंगे भैया, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, नेहरू। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, बोले भैया ये हमारे वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, समझ गए। बोले यस भैया, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है किसको, वल्लभ भाई पटेल को। याद रहेगा, बोले भैया हाँ याद तो रहेगा, नहीं रहा तो भाई साहब पेपर में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर तो नहीं रहा तो पेपर में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको, तो याद रखना जरूरी है भाई साहब। क्या बोलेंगे भैया, अब सुना, अब धारा आयोग ने जो रिपोर्ट पेश करी थी, धारा आयोग ने इसका कार्य क्या था, इसका कार्य क्या था सुनना। धारा आयोग ने जो रिपोर्ट पेश करी थी ना, उसकी जांच करना, धारा आयोग की जांच करना, सुनना। धर आयोग की जो सिफारिश पेश करी थी भैया, इसके आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। धर आयोग की सिफारिशों को जांचना, या बोलेंगे जांच करना, सिफारिशों की जांच करना। क्या काम है भाई, कार्य क्या था, धर आयोग की सिफारिशों की जांच करना। इन 3 व्यक्तियों के नाम से एक समिति बनी जिसको कहते हैं जेपीबी समिति। बोलेंगे भैया जैसे कौन से आपके जवाहरलाल नेहरू, बी से कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, टी से कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। 3 व्यक्ति थे इस समिति के अंदर जिसको हम कहते हैं जेपीबी। सुनना, अब आप आगे की बात सुनना। इन लोगों ने इस पर बात करी, सिफारिश पर सब कुछ हुई। अब इन लोगों ने इस पर रिपोर्ट पेश करी अपनी, तो रिपोर्ट इन्होंने पेश करी भैया, हाँ जी भैया, रिपोर्ट इन्होंने पेश करी अपनी। कब रिपोर्ट पेश करी भाई साहब, तो आप कहेंगे अप्रैल 1949, अप्रैल 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। तारीख मत याद रखो, तारीख की जरूरत नहीं, आप सिर्फ डेट और ईयर याद रखो, महीना और ईयर याद रखो। सॉरी, क्या बोलेंगे, अप्रैल 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और रिपोर्ट में क्या बातें निकली, क्या बात इन्होंने रिपोर्ट के अंदर दी, तो वो सारी रिपोर्ट की बातों की बात करेंगे हम लोग कि भैया इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में क्या बात कही। तो चले जाने रिपोर्ट के बारे में, चलो आओ भाई सामने देखना जरा, रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट आप देखेंगे भैया, आयोग की सिफारिश पर रिपोर्ट पेश करी गई। जो आयोग ने, देखो धर आयोग ने जो बात कही थी उसको सही माना, पर इसमें कुछ बदलाव किए। बोलो भैया, धर आयोग की सिफारिशों को इन्होंने क्या माना, सही माना। बोलो सही, धर आयोग जो कह रहा है वो सही है। अच्छा जी, धर आयोग जो कह रहा है वो सही है, इनसे पूछा गया कि धर आयोग जो कह रहा है वो सही है, तो उन्होंने कहा हाँ जी, धर आयोग जो कह रहा है कि राज्यों की जो स्थापना है वो भाषा के आधार पर ना करके राज्यों की स्थापना भौगोलिक स्थिति एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर की जाए। तो इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही बात कही कि भैया ये बात तो सही है, धर आयोग तो सही बात कह रहा है, फिर आप कैसे मना कर रहे हो। तो बोला अच्छा, और चलो और इस पर विचार करते हैं, और बातें करते हैं इसके ऊपर कि भैया और कहीं हमसे गलती तो नहीं हो जाए। तो ऐसा जब सुनने में आया तो इसके ऊपर फिर एक व्यक्ति है जिनका नाम मैं अभी लेने वाला हूं, उनके बारे में बात करने वाले भैया, उन व्यक्ति ने क्या किया इसके लिए, तो बात करेंगे हम लोग। तो इसका विरोध भी हुआ भैया, इसका जब रिपोर्ट पेश हुई तो इसका विरोध किया गया, तो विरोध के आधार पर फिर धीरे धीरे बात करते हैं। एक बार रुकना जरा, 1 मिनट के लिए बस, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट सॉरी। तो मेरे शेर में वापिस आ जाओ। देखो पहले तो मैं इसको मिटा दूं, फिर मैं उसके बाद बात करता हूं आगे की। चलो चले भाई, शुरू करें, चलो आ जाओ। चलो भाई, क्या कहा मैंने आपसे कहा धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी, उसने कहा कि भैया, उसने कहा कि भाई साहब राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं होगा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर होगा। तो भैया आप तो बात कर रहे थे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ, हाँ जी हुआ। बात करेंगे कैसे हुआ। देखो रिपोर्ट तो दोनों जब पेश हुई तो उसमें बोला गया कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, पर इस चीज का विरोध किया गया कि भैया हमें तो राज्य जो है भाषा के आधार पर चाहिए। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया कि भैया हमें तो राज्य जो है अपने भाषा के आधार पर चाहिए। कुछ व्यक्ति जो ऐसे थे जिन्हें राज्य की स्थापना भाषा के आधार पर चाहिए थी। तो अब आप जानते हैं भारत में तो व्यक्ति ही सर्वोत्तम होता है। अगर आप एक संगठित होकर किसी चीज को कहना चाहें, मनवाना चाहें तो वो मान सकते हैं, अगर आप संगठित होकर उस चीज को, अगर वो सही है तो। अगर गलत है आप चाहे कि भैया नहीं
मैं तो एक पूरा राज्य ही अलग करवा दूंगा, मैं पूरे राज्य में आतंक मचा दूंगा और साहब आप लोग सब इकट्ठित हो जाओ और राज्यों को तहस नहस कर दो। तो फिर तो भैया इसका तो फिर विरोध तो होगा ना, इसका तो सजा दी जाएगी ना आपको। अगर हाँ आप अच्छा काम करना चाहते हो कि उस राज्य में कुछ अच्छी चीजें हो, उसके लिए आप विरोध कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वो आपकी बातें मानी जाएंगी, वो मानने लायक बातें हैं। अगर आप ऐसा करते हो कि भैया नहीं यार मुझे तो अभी इस राज्य में आतंक मचाना है, मुझे इस राज्य में सारा तोड़ फोड़ मचा देना है, तो भाई साहब उसके लिए हमारा संविधान भी है और उसके लिए हमारी आर्मी भी है और उसके लिए हमारी पुलिस भी है। फिर वो आपको आपके ससुराल लेके जाएगी आराम से और फिर आपको वहां पे दावत खिलाएगी अच्छे से। वो आप सब जानते हो कौन सी दावत आपको खिलाई जाएगी, जो ऐसा काम करेगा उसको, समझे। तो चले आ जाओ वापिस, मजाक मस्ती बहुत हो गई, अब वापिस बात पे आते हैं। क्या हुआ भैया, इस जेपीबी समिति का भी विरोध किया गया, जेपीबी समिति का विरोध किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। इसका क्या गया भाई साहब, विरोध किया गया। विरोध किसने किया, पेट्टू श्री रामुलु। पेट्टू श्री रामुलु को आप लोगों ने जब किताब 12वीं में पढ़ा होगा, जब 12वीं 12th क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो 12th क्लास में आपने पट्टाभी श्री रामुलु को पढ़ा होगा सीबीएसई के अंदर, वो सीबीएसई में आपने पढ़ा होगा इनको, और बाकी बच्चों ने और भी जगह पढ़ा होगा। जो पुराने लड़के होंगे उन्होंने पढ़ रखा होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा। बात आती भैया पट्टाभी श्री रामुलु थे कौन, क्या इन्होंने किया, क्या इनका कार्य हुआ, इनको हम क्यों जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पट्टाभी श्री रामुलु के बारे में। तो लिखो जरा, पट्टाभी बोलते हैं कहीं कहीं पोट्टी श्री रामुलु बोलते हैं, तो पोट्टी लिख लो, पोट्टी क्या बोलेंगे, पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु ने इसके विरोध में क्या किया, भूख हड़ताल रखी। पोट्टी श्री रामुलु ने कब भैया, आप बोलेंगे 6 दिन की 56 दिन की, सॉरी 6 दिन की नहीं, आप बोलेंगे 56 दिन की उन्होंने क्या रखी, भूख हड़ताल रखी। पोट्टी श्री रामुलु ने 56 डेज भूख हड़ताल, भूख क्या बोलेंगे भैया, ना खाना खाऊंगा ना यहां से जाऊंगा, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल इन्होंने कितनी 56 दिन की भूख हड़ताल रखी और इनके साथ में बहुत सारे लोग भी शामिल हुए। तारीख क्या थी भैया, ये तारीख शुरुआत में दिसंबर में ही थी और जब इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, ये इस पे अनशन पे बैठे रहे। अब जब ये अनशन पे रहे तो इनके साथ में बहुत सारे लोग और भी आए जिन्हें जिन्हें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए था और इसने जिन्होंने इसका विरोध किया था इस कमेटी का। तो जब इसका विरोध हुआ और इनके साथ में और लोग आए तो इनका जो आंदोलन था उसको और आग पकड़ी उसने और आगे गया। जब ये बात सब में फैलना शुरू हुई, बहुत बड़ी बात बन गई, तो बहुत बड़ा इश्यू बन चुका था कि एक व्यक्ति 56 दिन तक खाना नहीं खा रहा है, भूखा है, तो इसका विरोध करा जा रहा था। और विरोध किसका हो रहा था, विरोध हो रहा जेपीबी कमेटी का, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश करी कि भैया राज्यों का जो गठन होगा भाषा के आधार पर नहीं होगा, भौगोलिक स्थिति और वित्तीय स्थिति के आधार पर होगा। तो इसका विरोध किया भैया पट्टाभी क्या बोलेंगे, पोट्टी श्री रामुलु ने। इसी विरोध में क्या होता है, जब पोट्टी श्री रामुलु विरोध करते हैं और इनका शरीर एकदम से टूट जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, और वो दिन होता है भैया 56वां दिन होता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है। तारीख देखना जरा, तारीख कौन सी थी, तारीख थी भैया 15 दिसंबर 1952 में इनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाती है। 1952 को मौत हुई, मृत्यु कितने 58वें दिन, सॉरी 56 दिन बोल गया था, 58वें दिन। इनकी 58 दिन क्या हुई, 58वें दिन में मौत हो जाती है भूख हड़ताल के कारण। इनकी मांग क्या थी भैया, अच्छा इन्होंने इतना बड़ा हड़ताल रखी, इतने दिनों तक भूखे रहे, तो भैया किसी न किसी कारणवश तो भूखे रहे होंगे ना, किसी न किसी कारणवश तो इन्होंने हड़ताल रखी होगी। तो इनकी मांग क्या थी, आखिर इन्होंने क्या मांगा था सरकार से, बोला था मुझे ये चाहिए। तो क्या इन्होंने धन दौलत मांगी थी सरकार से, क्या इन्होंने पैसे मांगे थे सरकार से, क्या इन्होंने कोई पद मांगा सरकार से, क्या मांगा था आखिरकार सरकार से। तो सुनो, इन्होंने सरकार से जो मांगा था उस समय की, तो इन्होंने सरकार से मांग करी थी भैया राज्य का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो सुनना, मांग क्या थी इनकी, मांग राज्य का गठन कैसा होना चाहिए मेरे भाई, भाषा के आधार पर।
भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये इनकी महत्वपूर्ण मांग थी। इन्होंने कहा भैया मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए, ऐसे राज्य चाहिए जो भाषा के आधार पर स्थापित हो। अब इनकी मृत्यु हो गई, इतना सारा बवाल हुआ। इस चीज के पीछे क्या हुआ कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, और एक व्यक्ति की मौत नहीं होती यहाँ पे बहुत व्यक्तियों की अंतरात्मा मर चुकी थी। पर जब इनकी मौत हुई तो उन व्यक्ति की अंतरात्मा जगी। उन्होंने कहा नहीं, अब तो बदलाव करना होगा, ऐसे तो हड़ताल होती रहेगी और व्यक्ति मरते रहेंगे। तो उन्होंने इसका विरोध से बचने के लिए इन्होंने फिर एक आयोग बनाया, जिस आयोग के माध्यम से भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर बना, वो था आपका आंध्र प्रदेश। सुनना जरा, सुनना, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य। तो भैया भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आखिर कौन बना? तो सुनो, 10 अक्टूबर की तारीख थी। तारीख क्या थी? 10 अक्टूबर 1953। 1953 में देखो, 52 में इन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन कब किया था? दिसंबर में इनकी मौत होगी, 15 दिसंबर 1956 को। उसके बाद आयोग ने इस पे रिसर्च की, बात करी कि भैया हाँ, अब तो हमें एक राज्य की, एक राज्य की क्या, अब जो राज्यों की स्थापना होगी भाषा के आधार पर ही करनी होगी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लोग इसका विरोध करेंगे और हमारी सरकार, भैया पता है आपको, जानते हो कि हर नेता क्या चाहेगा कि उसकी सरकार ना गिरे। अगर उसकी सरकार गिर गई तो उसकी संपत्ति गिर जाती है, समझे ना? समझ रहे हो बातों को? तो हर नेता ये चाहेगा उसकी सरकार ना गिरे। तो इसीलिए उन्होंने कहा क्या, भैया चलो ये चीज भी करते हैं कि बिहार राज्यों की जो स्थापना है भाषा के आधार पर कर देते हैं। तो क्या हुआ? 10 अक्टूबर 1953 को 1953 में एक राज्य बना, जो कि प्रथम राज्य बना भारत का भाषा के आधार पर, वो था आपका आंध्र प्रदेश। क्या था? एपी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना देखो, यहां पर इसकी रिपोर्ट पेश हुई, इसमें इसकी मांग पूरी हुई कि हाँ अब एक राज्य बनाया जाएगा भाषा के आधार पर, जो होगा आंध्र प्रदेश। कब? 10 अक्टूबर 1953 को मांग मानी गई। अब इस मांग को प्रक्रिया में लाया जाएगा, राज्य की स्थापना करी जाएगी। तो राज्य बनकर तैयार कब हुआ? देखो, एक तो चीज होती है आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई शुरू करिए आप कब से करिए आपने? बोले भैया मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है जनवरी से शुरू करी, और आप इसको दिसंबर तक कर सकते हैं, बोलेंगे अक्टूबर तक कर सकते हैं। पर जब आप इस वर्दी को, इससे पढ़ाई बढ़ाई कर सब कुछ, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन जिस तारीख को होगा उस दिन माना जाएगा कि हम आप वर्दी ले चुके, आप पुलिस इंस्पेक्टर या बोलेंगे कांस्टेबल बन चुके हो। तो इसी प्रकार से क्या था, देखो इसकी शुरुआत तो हो गई थी 10 अक्टूबर 1953 को, स्थापना की प्रक्रिया चालू हो गई थी, पर बनकर तैयार कब हुआ? आप इंस्पेक्टर बनकर तैयार कब हो गए? जब आप एग्जाम पास कर लेंगे, जब आप वर्दी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो तारीख मानी जाएगी कि आपने इस समय एग्जाम आप दिया और आप पास हो गए। तो वो ऐसे ही इस प्रकार से अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की बनाने की बात करेंगे। बनकर तैयार कब हुआ? 1 नवंबर, बोले भैया 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को स्थापना हो गई आंध्र प्रदेश की। याद रहेगी तारीख? बोलेंगे हाँ जी भैया याद रहेगी तारीख। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हो गई। पुनर्गठित किया गया इसको, आंध्र प्रदेश कैसे किया गया? पुनर्गठन किया गया इसका, पुनर्गठन, पुनर्गठन, पुनर्गठन। बोलेंगे हाँ 1956 को इसका क्या किया मेरे भाई? पुनर्गठन किया गया। ओके, फिर इसके बाद से एक इसके लिए सुनो, ये 1953 में ही फिर एक आयोग बनाया गया जो कि राज्यों का पुनर्गठन करेगा। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो उसका नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन कब स्थापित किया गया? 1953 में। तो लिखना जरा यहां पर सामने देखो, क्या लिखेंगे? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना कब करेगी मेरे भाई? आप बोलेंगे 1953 में भैया। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना कब करी जाती है? 1953 में। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर बनाने के लिए। तो सुनना, इसके अध्यक्ष कौन थे भैया?
इसको इसको अध्यक्ष कौन थे और इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता? सुनना, इसका अन्य नाम देखना, एक और नाम है इसका डॉक्टर फजल अली आयोग। इसका अन्य नाम क्या है? डॉक्टर फजल अली आयोग। फजल अली आयोग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डॉक्टर फजल अली आयोग भी कहते हैं। अन्य नाम इसका ये रहेगा, तो इसको याद रखना कि भैया कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि बताओ कि राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या कहते हैं, तो बोला भैया राज्य पुनर्गठन आयोग का अन्य नाम है डॉक्टर फजल अली आयोग। या पूछ लेंगे कि डॉक्टर फजल अली आयोग की स्थापना कब करी गई, तो बोलेंगे भैया डॉक्टर फजल अली आयोग की स्थापना 1953 में करी गई। किसके लिए करी गई? भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना के लिए, कि भैया राज्यों की जो स्थापना कैसे हो सके, भाषा के आधार पर हो सके। तो बोलेंगे भैया हाँ जी भैया, याद रहेगा? बोलेंगे यस भैया याद रहेगा, नहीं भूल सकते। चलो भाई आगे की बात शुरू करें। बोला यस भैया करते हैं आगे की बात। तो मैं बात करूं भैया अध्यक्ष, तो भैया अध्यक्ष भी यही व्यक्ति होंगे, डॉक्टर फजल अली। ओके, डॉक्टर फजल अली अली साहब क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर फजल अली जो है इसके अध्यक्ष होंगे। अच्छा, ये तो अध्यक्ष थे, ये तो जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मेन व्यक्ति है इसके आयोग के अंदर। अब बात आती है इनके अलावा और कितने व्यक्ति थे इसके अंदर, और कौन कौन व्यक्ति थे जो इनका साथ दे रहे थे भैया इस आयोग को आगे ले जाने के, इस आयोग में काम करने के लिए। तो भैया वो व्यक्ति कौन थे, चलो उनके बारे में बात करते हैं। भैया सदस्य कौन कौन थे इस आयोग के? सदस्य, ये तो अध्यक्ष थे, जाहिर सी बात है ये तो अध्यक्ष थे। तो भैया और सदस्य कौन कौन थे? सुनना जरा। पहले क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एच.एन. कुजुल। ओके, जिनका नाम था एच.एन. कुजुल। एच.एन. कुजुल। दूसरे व्यक्ति कौन थे भैया? दूसरे व्यक्ति क्या मुझे बता सकते हैं आप? के.एम. पाणिकर। के.एम. पाणिकर को आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये मेरे पास से भी सुन लो एक बार। के.एम. पाणिकर क्या थे? ये थे राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य। के.एम. पाणिकर याद रखना, पूछा जा सकता है पेपर में आपसे कि भैया बताओ के.एम. पाणिकर कौन थे, इनका क्या दायित्व है, क्या भूमिका है? तो बोलेंगे भैया के.एम. पाणिकर की जो भूमिका है वो ये है। अच्छा, के.एम. पाणिकर का फुल फॉर्म बता सकते हो मुझे? अच्छा, एच.एन. का फुल फॉर्म हृदय नाथ कुजुल। पूरा नाम क्या है? हृदय नाथ कुजुल। एच.एन. का हृदय नाथ। और के.एम. का बोलेंगे भैया, के.एम. का कमल माधव पाणिकर। बोलेंगे कमल माधवन पाणिकर। ओके, ये इनका पूरा नाम है। तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिखेंगे हम लोग और पूरे नाम में ये लिखेंगे। याद रखेंगे? बोले भैया हाँ जी भैया याद रखेंगे, नहीं भूल सकते हैं, करते रहना। एक बार रुकना जरा। हाँ जी भाई, तुमने क्या जाना था अभी? एक बार फिर से जान लेते, थोड़ा कैमरे की स्थिति बिगड़ चुकी थी, कैमरा थोड़ा हिल गया था। तो मैंने क्या बात करी आपसे? भारत की भाषा के आधार पर प्रथम राज्य 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाया गया, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई। ओके, इसी प्रकार से मैं बोलूं भैया इसी के लिए फिर एक आयोग बनाया गया जिसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। इसके माध्यम से क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली। इसका दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर फजल अली आयोग। ओके, सदस्य कौन थे इसके? 2 व्यक्ति थे, एक तो थे एच.एन. कुजुल जिनका नाम है हृदय नाथ कुजुल, के.एम. पाणिकर, कमल मानवकर पाणिकर, ये इनका पूरा नाम है। तो बोलेंगे हाँ जी, ये बात हम लोगों ने अभी करी थी। बोले यस भैया ये बात तो हम लोगों ने अभी करी थी, इससे पहले तो और कुछ बातें करी नहीं भैया? बोले नहीं भैया इससे पहले हम लोगों ने कुछ बातें नहीं करी है। तो यहां तक याद रहेगा? बोले भैया हाँ यहां तक तो मुझे याद है, नहीं भूल सकते। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? भैया इतनी मेहनत करी आयोग ने, रिपोर्ट बनाई, तो उस रिपोर्ट को पेश भी तो किया जाएगा। तो इसने रिपोर्ट जो अपनी पेश करी वो करी 1955 को, 1955 को। कब अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं? ये रिपोर्ट करते हैं 1955 में पेश। 1955 में भाई साहब क्या करते हैं? ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। किसको सबमिट करेंगे भैया? आयोग को सबमिट करेंगे। अध्यक्ष जो होगा उसको सबमिट किया जाएगा। चलो, रिपोर्ट ये बन गई राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट के आधार पर। तो भैया ये सब चीजें हो चुकी है और सिफारिश वगैरह सब कुछ हो चुकी है। बाकी जो चीजें बची है ना वो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर इनको हम रख लेंगे। कुछ चीजें बची हुई है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे उसके अंदर हम लोग रख लेंगे। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि 1 घंटे क्लास आपकी जो कंप्लीट हो चुकी है।
उससे ज्यादा हम लोग करवा नहीं सकते क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, फिर आप लोग कर भी नहीं पाओगे। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और सारी चीजें कवर हुई या नहीं हुई, कुछ बचा है इसमें, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा है। बाकी अगर आपको लगता है भैया कुछ बचा हुआ है तो मुझे जरूर बताना, भैया ये आपने छोड़ दिया तो मैं, हो सकता है कुछ कारण रहे होंगे कुछ चीज को छोड़ने के। हाँ, अगर आपको लगता है भैया आपने ये छोड़ा है तो उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, तो मैं उस पर एक बार विचार करूंगा कि हाँ वो चीज जरूरी थी बताने के लिए या मुझसे भूल हुई है, तो मैं इस चीज को जरूर फोकस करूंगा। तो कमेंट में जरूर बताना भैया, और चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, और मस्ती कम कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं सभी से, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, मिलते रहिए, पढ़ते रहिए।